फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मुगल आर्किटेक्चर की वीडियो लेके आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में इससे आजकल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आने लगा है यूजीसी नेट में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है और वो भी थ्योरेटिकल बेस। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम आता है। और ये जो वीडियो मैं लेके आ रही हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला है कि मैम आप मुगल आर्किटेक्चर का वीडियो आपने बना रखा है तो मेरे को प्लीज़ सेंड कीजिए। तो मैं तो नहीं बना के रखी थी, तो मैं उनको बोली कि मैं बना के तो नहीं रखी हूँ बट मैं आपके लिए बना दूंगी और मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा और साथ में सारे फ्रेंड्स भी देख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मेरे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट होंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले मैं टेम्पल आर्किटेक्चर की वीडियो लेके आई हूँ, एनिशिएंट टेम्पल आर्किटेक्चर की, जिसका द्राविड़ शैली और नागर शैली की मैं वीडियो लाई हूँ, जिसको कि आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में है। आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मैं उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दी हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुगल वास्तुकला। मुगल वास्तुकला के बारे में आज हम जानेंगे कि वो कैसी थी। तो मुगल शासकों में जो था ना, उन्हें सौंदर्य के प्रति बहुत गहरी जागरूकता थी। उन्हें सौंदर्य चीजें बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी, उन्हें पसंद आता था और उनका यह स्वभाव था। बस ये ऐसा स्वभाव सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब में हमें नहीं देखने को मिला है, बाकी सभी में हमको सौंदर्य के प्रति रुझान देखने को मिला है। चलिए हम देखते हैं। उन्होंने कला तथा संस्कृति के संरक्षण के रूप में भारत में सुंदर शहर का निर्माण किए, इमारतों का निर्माण किया है। भारत में वास्तुकला की एक नई शैली मुगलों के आने से पहले 13वीं शताब्दी में ही मेहराबदार तकनीक की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि मुगलों के सत्ता से पहले यानी कि सल्तनत पीरियड में ही मेहराबदार तकनीक यानी कि आर्क टेक्निक का शुरुआत हो चुकी थी, जहां गुंबद में खाली स्थान पर, गुंबद जो होता है वो अर्ध गोलाकार होती है, तो उसको खाली स्थान पर ढक दिया जाता था और प्रवेश द्वार मेहराबों की सहायता से बनाई जाती थी। तो इसे ही बोला जाता है मेहराबदार तकनीक। मुगलों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और मेहराबदार यानी कि आर्क के साथ ट्रेविड जैसी प्री तुर्की तकनीकों का संकलन बनाया। हालांकि इन सभी चीजों को मिलाकर मुगलों ने अपनी एक अलग शैली का निर्माण किया। चलिए उन्हें हम देखते हैं। आइए सबसे पहले हम बाबर के शासनकाल की और उनके इमारतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि जानते हैं कि मुगल सत्ता की संस्थापक बाबर हैं। इन्होंने पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना की। तो ये तो हो गए इनके बारे में। अब जानते हैं इनके आर्किटेक्चर के बारे में। बाबर के शासनकाल की एकमात्र अस्थायी संरचना थी वो है मस्जिद, जिनका निर्माण 1526 में पानीपत में, अयोध्या में और संभल में हुआ था। लेकिन इन दोनों संरचनाएं सामान्य स्थान है और इनमें कोई स्थापत्य की योग्यता नहीं है। मतलब कि ये एक नॉर्मल टेक्निक से बनाया गया था, इसमें कुछ विशेष नहीं है जिसको कि हम पढ़े और वो जानने योग्य हो। ये देख सकते हैं काबुली बाग मॉस्क और ये है शाही जामा मस्जिद, ये बाबर के टाइम का ही है, आप लोग देख सकते हैं। बाबर के धर्मनिरपेक्ष कार्यों में मुख्य रूप से बगीचा और मंडप निर्माण शामिल है। एक लघु चित्र में उन्हें धौलपुर के एक बगीचे के लेआउट का प्लान का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। मतलब एक धौलपुर में एक बगीचे के लेआउट यानी कि बगीचे के नीचे के पार्ट को
निर्माण का जो प्लान चल रहा था उनको निरीक्षण करते हुए बाबर को दिखाया गया है। बाबर के आर्किटेक्चर में, निर्माण कला में हमें थोड़ी सी निरपेक्षता देखने को मिली है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा साज सजावट पे बल नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम में फूल पत्ती बाग बगीचे आदि का साज सजावट पे निर्माण उसे हराम माना जाता है। तो लेकिन मुगल काल के शासकों में सुंदरता के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहा है, तो बाबर ने भी धर्मनिरपेक्षता से कार्य किया है आर्किटेक्चर में, और उन्होंने भी बगीचा का निर्माण, मंडप निर्माण आदि की कला हमको देखने को मिला है, जिसे हम देखते हैं अभी। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ये देख सकते हैं, ये है बगीचा, और इसी के बीच में ये है मंडप निर्माण कला शैली, और ये बाबर के टाइम का है मंडप और बगीचा। आगरा में 2 और उद्यान, रामबाग और जहराबाग भी इनके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन उद्यानों के वर्तमान लेआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो कि बाबर के टाइम में जो काम हुआ है वही अभी तक है, इसमें कुछ खास निर्माण नहीं किया गया, कुछ बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। बाबर के किसी भी खेमे को आज अवशिष्ट के रूप में नहीं देखा गया। बाबर के जितने भी आर्किटेक्चर थे उनको आज के टाइम में आर्किटेक्चर के अवशिष्ट के रूप में नहीं देखा जाता है, मतलब क्योंकि उसे संरक्षित नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं हुमायूं के शासनकाल की इमारतों के बारे में। हुमायूं के शासनकाल की बची हुई इमारतों में बाबर के शासन ही अप्रासंगिक विशेषता है। भारत पर मुगलों का आधिपत्य इतना अस्थिर था कि किसी भी स्थापत्य कला का निर्माण नहीं हो सकता था। हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहा है वो बहुत ही अस्थायी टाइम पीरियड रहा है। जब वो सत्ता में आया, वो कुछ ही दिन सत्ता में रहे कि फिर शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया, और फिर लास्ट में वो 5 वर्ष के लिए फिर सत्ता में आते हैं, और वो 5 वर्षों में कुछ खास कर नहीं पाते हैं, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो है, उनके मकबरा का निर्माण उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम करती है, जो आगे देखते हैं। हुमायूं को दिल्ली में सूरवंश के उत्थान के दौरान अपने जीवन के 15 लंबे वर्ष फारस में निर्वासन में बिताने पड़े। हुमायूं को सत्ता छोड़ के जाना पड़ा था, तो वो 15 वर्ष फारस में निवास किए थे, और उस टाइम सूरवंश का शासन था दिल्ली में, जो कि 15 वर्ष तक ही रहता है। और फिर से 1545 में हुमायूं का शासन हो जाता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। हालांकि उसके शासनकाल के पहले चरण के दौरान कई अन्य इमारतों में से 2 मस्जिदें बनी। इनमें से एक आगरा में जर्जर हालत में है। मतलब हुमायूं के शासनकाल के पहले चरण के दौरान कई अन्य इमारतों में से 2 मस्जिद बनी, और उनमें से एक जो कि आगरा में अभी जर्जर स्थिति में है, जिसको कुछ संरक्षित नहीं किया गया है, और दूसरा फतेहाबाद हिसार में है। लेकिन ये दोनों संरचनाएं बाबर की मस्जिद की तरह ही किसी भी तरह से स्थापित विशेषता रहित है। मतलब बाबर के टाइम में जैसे कुछ विशिष्ट हमें नहीं देखने को मिली, वैसी ही सेम स्थिति हुमायूं के टाइम में भी है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये है उनके द्वारा बनाया गया मस्जिद, देख सकते हैं तस्वीर में। हाँ फ्रेंड्स, आपको उस टाइम बोले थे 1555 में हुमायूं की दिल्ली वापसी होती है, और 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और उनके उत्तराधिकारी लोग 10 वर्ष तक शासन करते हैं, और
फिर से हुमायूं 1555 में आक्रमण करके अपने सत्ता को वापस ले लेते हैं 1555 में। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की दिल्ली वापसी अल्पकालिक थी। वास्तव में इस समय की कोई उल्लेखनीय इमारतें नहीं है। हुमायूं के मकबरे का उल्लेख एक संरचना के रूप में किया जा सकता है जो हुमायूं द्वारा अपने निर्वासन के दौरान फारसी संस्कृति से प्रेरित था। इमारत वास्तव में मुगल शैली की वास्तुकला की विकास में मील का पत्थर है। हुमायूं का जो मकबरा है वो उनके मुगल काल की शैलियों के वास्तुकला शैली की मील का पत्थर समझा जाता है। 1564 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम के संरक्षण में निर्माण शुरू हुआ और उनका जो मकबरा है वो मकबरा जो है वो फारसी संस्कृति से प्रेरित है, इसीलिए उसे कुछ उसमें विशिष्टताएं देखने को मिलती है। हुमायूं का मकबरा बगीचे के बारे के शुरुआती नमूने में से एक है और इसे एक मेहराबदार बलुआ पत्थर के मंच पर ऊंचा किया गया है। हुमायूं का जो मकबरा है वो मेहराबदार बलुआ पत्थर के मंच यानी कि ऊंचे मंच पे बनाया गया है और इनमें बगीचे के बीच में बनाया गया है बारे के। मकबरा योजना में अष्टकोणीय और इसमें एक उच्च गुंबद द्वारा ताज पहनाया गया है। इसमें देखने को मिला है मकबरा जो है वह अष्टकोणीय है। आपको दिखाते हैं, रुकिए एक सेकंड, समझाने के लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं, ये है हुमायूं का मकबरा। ये काफी आर्किटेक्ट तरीके से बनाया गया है डिजाइन करके और इसीलिए इसे मुगल काल के वास्तुकला की मील का पत्थर समझा जाता है। देख सकते हैं यह अष्टकोणीय, इसमें 8 कोने हैं, अष्टकोणीय तरीके से बनाया गया है और उसमें ऊंचे गुंबद द्वारा ताज पहनाया गया है और ये रहा ऊंचा गुंबद है, ये इसे ही ताज बोला गया है कि ऊंचे गुंबद पे ताज पहनाया गया है जो वास्तव में एक दोहरा गुंबद है। ये एक दोहरा गुंबद है और दोहरा गुंबद की कला की शुरुआत कब से हुई तो वो लोदी पीरियड से हुई थी। और दोहरा गुंबद का कभी-कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि दोहरे गुंबद का उपयोग किस लिए किया जाता था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते थे जैसे कि ऊंचाई के लिए, मकबरे में ठंडा क्या कहते हैं शीतलता बनाए रखने के लिए, और भी 2 ऑप्शन होते थे। तो इसका उपयोग ऊंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इसमें 2 गोले होते हैं, तो दोहरा गुंबद जो होता है उसमें 2 गोले होते हैं और इनके बीच में काफी स्थान होता है। मतलब वो जो गुंबद होता है पहले एक नीचे, आप अंदर जब प्रवेश कीजिएगा मकबरे में तो आप देखिएगा कि वो गुंबद जो है बहुत नीचे दिखेगा, आपको लगेगा कि इतना, मतलब वो जो छत में छत बाहर से आपको दिखेगा कि वो जो मकबरा है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन जब आप अंदर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि अंदर की जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो अंदर बनाने के बाद ऊपर का जो गुंबद बनाया जाता है वो दोनों गुंबद के बीच में गैप होता है। एक गुंबद जैसे कि यहाँ पे बना दिया गया है और फिर यहाँ से दीवार जैसा कुछ बनाया गया डिजाइन और फिर ऊपर में गुंबद रख दिया गया। इससे क्या होता है कि यहाँ के बीच में जो खाली स्थान है आपको वो दिखेगा नहीं बाहर से, लेकिन अंदर में गैप होता है। और वो जो बाहरी गुंबद होता है वो बाहरी आवरण के मुख्य भवन की ऊंचाई के अनुपात में एक बल्ब की तरह उदित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को समझ आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं।
मकबरे के प्रत्येक तरफ के केंद्र में नुकीले मेहराब वाला एक पोर्च है। आपको दिखाते हैं फोटो के साथ। चलिए दिखाते हैं। मकबरे के प्रत्येक केंद्र में नुकीले मेहराब वाला एक पोर्च है। देख सकते हैं, ये जो मकबरा है उसके बीच में ये नुकीले पोर्च वाला एक मेहराब है। ठीक है फ्रेंड्स, कक्ष में प्रवेश प्रदान करता है। इस इमारत का आंतरिक भाग केंद्र में सबसे बड़े डिब्बों का एक समूह है। इस इमारत का जो आंतरिक भाग है यानी कि अंदर का जो पार्ट है, उसमें केंद्र में सबसे बड़े डिब्बों का एक समूह है। देख सकते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, दोनों को हाँ दिखाते हैं आपको। ये डिब्बों का एक समूह है, इसे आप देख सकते हैं। फोटो में देख के आप समझ सकते हैं। जो हम आप प्रत्येक कोण में छोटे वाले उनके परिवार के सदस्य की कब्रों को रखने के लिए थे। प्रत्येक कोण में जो छोटे वाले उनके परिवार के सदस्यों को रखने वाले कब्रों को, और प्रत्येक कक्ष की योजना में अष्टकोणीय है और वे विकर्ण मार्गों से जुड़े हुए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आगे का स्लाइड चलिए फ्रेंड्स, आज हम हुमायूं के मकबरे के बारे में ही जब तक जानते हैं। अकबर के आर्किटेक्चर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अकबर का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो जाएंगे। आर्किटेक्चर काफी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता हो और किसी को बिल्कुल अच्छा ना लगता हो। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे अकबर का और जहांगीर का और शाहजहां का। औरंगजेब के टाइम में भी कुछ कुछ कार्य हुए हैं, वो भी हम लेके आएंगे। चार शासकों के बारे में कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में लाने का। अगर बहुत लॉन्ग नहीं जाएगा तो हम एक ही वीडियो में लेके आएंगे, और बहुत बड़ा हो जाएगा तो 2 पार्ट में लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे और आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ यूजीसी नेट के लिए वीडियो लेके आऊंगी विथ पीवाईक्यू वीडियो। मैं रोज एक पीवाईक्यू वीडियो और एक थ्योरी क्लास लेके आती हूँ। आज किसी कारण बस मैं पीवाईक्यू वीडियो नहीं लाई हूँ, बट मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी 100%। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।